नमस्कार, वक्त है 10 की दहाड़ का और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, यूपी कांग्रेस में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। झांसी और जौनपुर में जिला अध्यक्ष बनाने के फैसले के बाद खाबरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद हाईकमान गंभीर हो चुका है और आलाकमान संगठन को लेकर बड़े फेरबदल की तैयारी कर रहा है और मंथन चल रहा है यूपी में नए पदाधिकारियों की तैनाती को लेकर। तो संकेत है सीधे यूपी कांग्रेस में बड़े फेरबदल के, बड़े परिवर्तन के। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को हाईकमान की तरफ से दिल्ली बुलाया गया है और दरअसल आपको बता दें कि झांसी और जौनपुर में जिला अध्यक्ष बनाने के फैसले के बाद खाबरी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, अब इस मुद्दे पर हाईकमान गंभीर हो चुका है। संगठन को लेकर बड़े फेरबदल की तैयारी आलाकमान की तरफ से की जा रही है और यूपी में नए पदाधिकारियों की तैनाती पर भी मंथन चल रहा है। 2024 के चुनाव नजदीक और ऐसे में किसी तरीके से पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और मामला यही है कि यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जल्द ही बड़े परिवर्तन के आसार हैं। बृजलाल खाबरी को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। अब ऐसे में लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी हाईकमान का बृजलाल खाबरी को दिल्ली बुलाना किस तरफ इशारा करता है? देखिए दीपक, बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी संगठन में फेरबदल की, चाहे वो खाबरी की तैनाती हो जब वो तैनात किए गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, या फिर निकाय चुनाव के पहले जब तैयारियां चल रही थी कि चुनावी तैयारियां किस तरह से पूरी करनी है, कहां कौन सी गोते, कौन से समीकरण फिट करने हैं, तब से संगठन में फेरबदल की चर्चा थी। खाबरी ने अपनी तरफ से कई बार प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन चाहे प्रदेश कमेटी हो या जिला कमेटी हो, उसको हरी झंडी आलाकमान से नहीं मिल सकी। अब चूंकि 2 जिलाध्यक्षों की तैनाती करके खाबरी मुसीबत में फंस चुके हैं, अपनी तरफ से जो उन्होंने कर दिया, आलाकमान से उस पर चर्चा नहीं की, प्रदेश की कमेटी से कोई चर्चा नहीं की, तो उनको तलब किया गया है दिल्ली। चूंकि ये मामला गंभीर है और निकाय चुनाव में हार भी हुई है करारी, संगठन एकदम खत्म होने की स्थिति में है कांग्रेस का यहाँ यूपी में, तो बड़े फेरबदल होने की तैयारी। हालांकि जिस तरह से अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो अजय कुमार लल्लू जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे, तो विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी लेते हुए उनको हटा दिया गया था। तो अब निकाय चुनाव में जो इस नुकसान हुआ है, अब की बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी घटा है और कांग्रेस की कई सीटों में जहां वो नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 पर रहती थी, वो भी हाथ से निकल गई है। ऐसे में खाबरी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने चुनाव में किस तरह का रणनीति की, क्या समीकरण थे, क्यों कई ऐसे टिकट दिए, जैसे मथुरा का टिकट बड़ा विवादित रहा, वहां पर उन्होंने जिसको टिकट दिया था तो कांग्रेस के संगठन केंद्रीय नेतृत्व में दूसरे को सिंबल दे दिया, तो वहां दोनों प्रत्याशियों में लड़ाई हो गई थी आपस में। इस वजह से वहां पर कांग्रेस काफी नीचे आ गई थी। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। कल ही उनको तलब किया गया था, कल शाम को निकल गए थे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे वहां पर उनके कार्यालय में, जो केंद्रीय कार्यालय है, वहां मुलाकात होगी, संगठन को लेकर चर्चा होगी। और बहुत चर्चा ये भी है कि खाबरी का भी जो स्थान है वो बदला जा सकता है और वो हटाया जा सकता है। ठीक है विवेक, अब ये इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आखिर क्या बड़े परिवर्तन कांग्रेस करती है 24 के लिहाज से। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए, बागपत में सपा विधायक अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बैरियर तोड़ने के मामले में दर्ज हुआ है केस। 29 मई को गुर्जर यात्रा में जाने के लिए बैरियर तोड़ने का आरोप लगाए। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पुलिस से धक्का मुक्की हुई थी। गुर्जर यात्रा में शामिल होने के लिए सहारनपुर जा रहे थे प्रधान। और देखिए, सपा विधायक अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बैरियर तोड़ने के मामले में केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, 29 मई का ये मामला, बैरियर तोड़ने की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, केस भी दर्ज हो गया है। किसने केस दर्ज कराया, क्या आगे का प्रोसीजर, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये 29 तारीख का मामला है, जब 29 मई को सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा, सम्राट मीर भोज को लेकर गुर्जर गौरव यात्रा निकाली जा रही थी। तब अतुल प्रधान दिल्ली होते हुए सीधे सहारनपुर जा रहे थे, लेकिन मवी कला में पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई थी। काफी वहां पर हंगामा हुआ था और उसके बाद अतुल प्रधान को हिरासत में लेकर मेरठ भिजवा दिया गया था। लेकिन अब कोतवाल बागपत की तरफ से अतुल प्रधान सहित 16 लोगों के खिलाफ जो है बैरियर तोड़ने का मुकदमा कायम किया गया है। अतुल प्रधान की थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है,
लेकिन इतना जरूर है कि अतुल प्रधान ने भी सीधे कहा था कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का मामला है। एक विधायक से जिस तरीके से सीओ और इंस्पेक्टर ने वहां पर धक्का मुक्की की, उनको जबरन जिस तरीके से रोका गया, उनका कुर्ता भी फट गया था, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। तो मामला कहीं ना कहीं गरमाएगा जरूर। अतुल प्रधान भी इसको लेकर हमलावर शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पथिक सेना लगातार इस बात को कह रही है, जो पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुखिया गुर्जर, की यदि गौरव यात्रा में जाने वाले या वहां पर शामिल होने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ मुकदमा यदि दर्ज किया जाता है तो वो उसका खुलकर विरोध करेंगे और किसी बड़ी पंचायत का ऐलान भी कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अतुल प्रधान सपा विधायक सहित 16 लोगों के खिलाफ जो बागपत कोतवाली में मुकदमा बैरियर तोड़ने के आरोप का दर्ज किया गया है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जरूर गरमाएगी। अतुल प्रधान भी इसको लेकर हमलावर होंगे और वो एडीजी से भी बाकायदा इस मामले पर मिलकर अपनी बातें रखने की बात कह रहे थे। लखनऊ में भी ये मामला गूंज सकता है और इस मामले को लेकर अब ये लगता है कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गरमाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का आपस में गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के विधायक पर जिस तरीके से यहाँ बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो मामला कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ेगा। जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके विधायक हो, नेता हो, वो भी इसको लेकर हमलावर होंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी इसको लेकर हमलावर होंगे कि जब वो गौरव यात्रा में जा रहे थे तो आखिर उनको किस तरीके से रोका गया, पुलिसकर्मियों ने किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की की, ये तमाम तस्वीरें देखी गई। उसके बाद उनको हिरासत में लेकर मेरठ पुलिस लाइन भिजवा दिया गया था। लेकिन अब ये जो जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ बागपत कोतवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, कहीं ना कहीं मामला ये अब तूल पकड़ेगा। सियासत कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर करवाएगी कि आखिर अतुल प्रधान पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है। वो सिर्फ गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जी ठीक सनुज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यूपी में 5 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अखंड प्रताप सिंह देवरिया के जिलाधिकारी। राजकमल यादव आईएएस 2013 डीएम बागपत को हटा दिया गया। नेहा प्रकाश जो कि आईएएस है 2012 बैच की, डीएम श्रावस्ती को डीएम औरैया बना दिया गया है। प्रकाश चंद्र अग्रवाल आईएएस डीएम औरैया को प्रतापगढ़ का डीएम बनाया गया है। तो देखिए, ये एक बड़े फेरबदल हुए हैं यूपी में आईएएस अधिकारियों के। आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह बड़ी जिम्मेदारी बागपत की मिली है। आईएएस अखंड प्रताप सिंह को देवरिया की जिम्मेदारी मिली है। राजकमल यादव बागपत उनको के पद से उन्हें हटाया गया है और अलग जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। नेहा प्रकाश आईएएस 2012 डीएम श्रावस्ती को डीएम औरैया बनाया गया है। पहले श्रावस्ती की जिम्मेदारी संभाली थी औरैया की। प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव आईएएस अधिकारी जो कि पहले औरैया के डीएम थे, अब उन्हें प्रतापगढ़ का डीएम बना दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल देखिए हुआ है और विस्तार से भी आपको बताएंगे किसे कहां जिम्मेदारी मिली है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये बड़े नाम दिखा रहे हैं, 5 आईएएस अफसरों के नाम है जिनके फेरबदल हुए हैं। ये देखिए, पहला नाम जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए जिलाधिकारी ने बनाया गया। नेहा है जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ ही चलिए अब आपको ये बताते हैं तस्वीरों के साथ कि किसे कहां पर जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले देखिए, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव हैं जिन्हें जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का बनाया गया है। उसके बाद देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेहा प्रकाश हैं और इन्हें देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिलाधिकारी औरैया इन्हें बनाया गया है। जितेंद्र प्रताप सिंह, अगली तस्वीर आप देखेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह की, इन्हें जिलाधिकारी बनाया गया है बागपत का। अखंड प्रताप सिंह को जिलाधिकारी बनाया गया है देवरिया का। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी जिम्मेदारी, किसे कहां की जिम्मेदारी मिली है ये आपने समझा। तो ये एक बड़ा फेरबदल यूपी में देखने को मिला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम क्या है लखनऊ में। उससे पहले आपने आईएएस अफसरों के तबादले की तस्वीर ये देखी। अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी, नेहा प्रकाश औरैया की नई डीएम बनी है। और ये देखिए अगली तस्वीर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की है जिन्हें प्रतापगढ़ के डीएम की जिम्मेदारी मिली है। तो बड़ा फेरबदल हुआ है यूपी में, 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो 5 आईएएस अफसरों के तबादले यूपी में हुए हैं। इनका नाम हमने आपको बताया, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जिन्हें प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। नेहा प्रकाश को औरैया का डीएम बनाया गया है। जितेंद्र प्रताप सिंह को डीएम बनाया गया है बागपत का। अखंड प्रताप सिंह को जिलाधिकारी बनाया गया है देवरिया का। तो तस्वीरों के साथ हमने आपको चेहरा दिखाया और बताया नाम के साथ किसे कहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यूपी में बड़ा फेरबदल, आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। किसे कहां पर शिफ्ट किया गया है, कहां ट्रांसफर हुआ है, कहां की जिम्मेदारी किसे मिली है, वो आपने इन तस्वीरों के माध्यम से समझा। कुल मिलाकर 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं यूपी में। और ये नाम हमने आपको बताए, जितेंद्र प्रताप सिंह, इनमें एक नाम है, नेहा प्रकाश हैं, अखंड प्रताप सिंह का नाम है जिन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और इनके अलावा प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव हैं जिन्हें डीएम बनाया गया है प्रतापगढ़ का।
तो देखिए ये 4 बड़े नाम। नेहा प्रकाश जिलाधिकारी अब औरैया की हो गई हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी बागपत के हो गए हैं, अखंड प्रताप सिंह जिलाधिकारी अब देवरिया के हो गए हैं। तो अपनी कमान संभाल ली है और एक्शन मोड में ये बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही जहां सपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक में अखिलेश यादव चर्चा करेंगे और इसी दौरान कुछ जिलों के पदाधिकारी बैठक में होंगे। आपको बताएं कि रविवार और सोमवार को अखिलेश यादव 2 दिन लखीमपुर में ही होंगे। लखीमपुर खीरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है, तो वहीं 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर है और इसके चलते अखिलेश 2 दिन नैमिषारण्य में ही रहेंगे। 12 जून को अखिलेश यादव का पटना जाने का कार्यक्रम होगा। आज की बैठक में पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव की चर्चा होगी। तो नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर 9 और 10 जून को, टारगेट है 80 का। तो अखिलेश का टारगेट 80 का क्या प्लान है वो हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। जमीन और मनोबल मजबूत करने पर सबसे खासा फोकस, सबसे ज्यादा जोर है अखिलेश यादव का। अनर्गल बयानबाजी करने वालों पर लगाम लगाने का भी सोचा है, प्लान तैयार किया गया है। धार्मिक मामलों में नेताओं को संभल कर बोलने के निर्देश दिए गए हैं 80 के टारगेट के लिहाज से, और मतदाताओं के नाम कटने से बचाने का प्लान है। सेक्टर, ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ तक टीम बनाने पर भी अखिलेश यादव का जोर है और इसी के साथ ही जनता के मुद्दों पर फोकस है। कर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी कि जनता के मुद्दों पर फोकस किया जाए और सरकार को घेरा जाए। तो ये पूरा प्लान है। बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की योजना है। लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर हो, ये योजना है अखिलेश यादव की। जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने की रणनीति है। लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की भी तैयारी है। इसके अलावा जो मुस्लिम और यादव समीकरण है उसको मजबूत करके लोकसभा चुनाव में उतरना, ये अखिलेश यादव का एक प्लान है। दलित और पिछड़ों के गठजोड़ को मजबूत करके जीतने पर भी खासा फोकस रहेगा। तो टारगेट 80 सेट किया अखिलेश यादव ने, लेकिन उसके लिए पूरा प्लान भी बनाया है कि इस प्लान के तहत जो हमने पॉइंट्स आपको बताए, इसके तहत समाजवादी पार्टी 24 के लिए रणनीति बना चुकी है, तैयारी कर रही है। तो इन फैक्टर्स पर खासा फोकस रहेगा। मिशन 80 का टारगेट अखिलेश यादव ने भी सेट किया है। और इसी के साथ नैमिषारण्य का जिक्र आप बार बार सुन रहे हैं, तो आपको यह बता देते हैं कि अखिलेश का नैमिषारण्य प्लान आखिर है क्या। देखिए 24 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का एक मेगा प्लान है। 9 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य से चुनाव अभियान का आगाज हो रहा है। विचारों के बारे में बताया जाएगा। अंबेडकर और लोहिया के एक ही मंच पर लाने की कोशिश होगी। तमाम विचारों को बताया जाएगा। हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश करने वाली है समाजवादी पार्टी। शिविर में अखिलेश यादव, शिवपाल समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। प्रशिक्षण शिविर में चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें। प्रशिक्षण शिविर में मतदाता सूची सत्यापन के बारे में भी बताया जाएगा। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने और फिर प्रबंधन का मंत्र क्या होगा वो भी इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ही दिया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि प्रशिक्षण शिविर के लिए पूर्व विधायक रामपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले हवन होगा, पूजन होगा, और हवन पूजन कौन करेगा? खुद अखिलेश यादव करेंगे। 9 जून को अखिलेश यादव ललिता देवी मंदिर में भी जाएंगे। सपा के प्रशिक्षण शिविर में 5000 लोगों के मौजूद होने की खबर भी सामने आ रही है। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटी सदस्य भी मौजूद होंगे। सपा के वरिष्ठ नेताओं से प्रशिक्षण शिविर 2 दिन रहने की अपील की गई है। हर बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मकसद अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया गया है। तो यह पूरा नैमिषारण्य प्लान है जिसका जिक्र आप बार बार आजकल खबरों में सुन रहे हैं। नैमिषारण्य का जिक्र आप सुन रहे हैं। तो यह प्लान सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 24 जीत के लिए डेटा प्लान भी अखिलेश की तरफ से तैयार किया गया। वो क्या है? पहला, वर्तमान सांसद के 5 प्रमुख काम और उपलब्धियां। दूसरा, वर्तमान सांसद के 5 प्रमुख वादे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तीसरा, नए सांसद से इस संसदीय क्षेत्र की 5 प्रमुख उम्मीदें, अपेक्षाएं क्या है वो तैयार। इसके अलावा चौथा देखिए, पार्टी, संगठन, प्रशासन, चुनाव के समीकरण से जुड़ी कोई भी सलाह ली जाएगी। लोकसभा सीट का जातीय और सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। तो ये 5 पॉइंट्स के जरिए आपने समझा कि 24 जीत के लिए ये पूरा डेटा प्लान अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया गया है।
बड़ी खबर आपको दे देते हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को बड़ी सौगात देंगे। दिल्ली से यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना अब आसान होगा। आज से दिल्ली से यूपी के लिए 93 नई एक्सप्रेस बसें शुरू होंगी। 7 नई साधारण बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी सौगात, दिल्ली से यूपी के लिए सभी 75 जिलों तक अब पहुंचना होगा आसान। दिल्ली से यूपी के लिए 93 नई एक्सप्रेस बसें शुरू होंगी। 7 नई साधारण बसों की भी हरी झंडी दिखाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो अब यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना दिल्ली से, राजधानी से काफी आसान होगा। एक बड़ी सौगात जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। कई बसों की शुरुआत हो रही है। और वहीं देखिए दिल्ली के लिए किस जिले से कितनी बसें चलेंगी वो आपको बता देते हैं। गोरखपुर टू दिल्ली सबसे पहले, और फिर देखिए 16 राजधानी एक्सप्रेस बसें कानपुर टू दिल्ली चलेंगी। ये प्लान है। देखिए आसान किस तरीके से होगा। 10 राजधानी एक्सप्रेस बसें हरदोई टू दिल्ली चलाई जाएंगी। 10 राजधानी एक्सप्रेस बसें अयोध्या टू दिल्ली चलाई जाएंगी। 9 राजधानी एक्सप्रेस बसें प्रयागराज टू दिल्ली चलाई जाएंगी। 8 राजधानी एक्सप्रेस बसें अलीगढ़ से दिल्ली चलाई जाएंगी। 7 राजधानी एक्सप्रेस बसें आगरा से दिल्ली के लिए चलेंगी। 7 राजधानी एक्सप्रेस बसें ही देवीपाट से दिल्ली के लिए चलेंगी। 4 राजधानी एक्सप्रेस होंगी बसें जो आजमगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें होंगी जो वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जो मेरठ टू दिल्ली रवाना की जाएंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जो मुरादाबाद टू दिल्ली जो है रवाना की जाएंगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जो सहारनपुर टू दिल्ली चलाई जाएंगी और 1 राजधानी एक्सप्रेस बस और भी चलाई जाएगी। तो देखिए दिल्ली से यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना अब इन एक्सप्रेस बसों के माध्यम से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान आपके लिए होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते, सीधा आपको लिए चलते हैं। संबोधन भी चल रहा है मुख्यमंत्री का, सुनाते हैं आपको। लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज राजधानी सेवा के जिन 93 बसेज को और 7 अन्य साधारण बसेज को यहां पे प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मित्रों, जब हम लोग आज यहां पर एक और 50 वर्ष की शानदार यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा ये हर नागरिक का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ वह यात्रा एक पैसेंजर करता है, हमें उस पैसेंजर के उस अधिकार को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए करना चाहिए। हम सबके सामने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के आंकड़े अत्यंत भयावह हैं।
अगर एक वर्ष के अंदर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो अत्यंत भयानक दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, दुनिया पस्त थी, अस्त व्यस्त थी। उस सब के बावजूद कोरोना जैसी महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाने, जन धन की हानि को रोकने में काफी सफलता प्राप्त हुई। कारण था देश की लीडरशिप। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ लड़ा। परिणाम हम सबके सामने था। और जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रम ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के कार्य तो किए। फ्री में टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, डोर टू डोर कैंपेन करके स्क्रीनिंग की व्यवस्था, जिन लोगों का रोजगार छिन गया था उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से बढ़े और परिणाम था मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई। जो भी किसी बीमारी से, खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी से जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, बहुत दुखद है। उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन 3 वर्ष में कोरोना जैसी महामारी से जितनी जानें नहीं गई, अगर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को देखूंगा तो उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा मौतें एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग के कारण, सड़क इंजीनियरिंग की किसी फॉल्ट के नाते, या सड़क के लिए जो एक नियम बनाए गए हैं, जब कोई इसे ओवररूल करता है तो दुर्घटना होती है, किसी मासूम की जान जाती है। हम सब के लिए यह न केवल यह एक चेतावनी है बल्कि एक चिंता का विषय भी होना चाहिए। व्यापक जागरूकता से, सड़क के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने से हम असंख्य लोगों की जान बचा सकते हैं। और मैं आह्वान करूंगा, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को रोकना। एक एक जान हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। एक एक व्यक्ति की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उस व्यक्ति की, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने आप में एक अमूल्य निधि है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, किसी भी एक्सीडेंट से होने वाली मौत को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करना, अगर हम इसको करते हैं तो ये वास्तव में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार चिंता व्यक्त की है। आज के इस अवसर पर परिवहन निगम जिन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की बसेस से या उत्तर प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा का उपयोग जो लोग भी करना चाहते हैं, हमें उन लोगों को उस प्रकार की सुविधा देनी होगी। और केवल इसे निगम के स्तर पर ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ती है प्राइवेट ऑपरेटर को भी एक रेगुलेशन के साथ जोड़ करके हर गांव तक यातायात की सुविधा हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी, बस की सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी।
अगर हम हर गांव तक ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो लोगों के लिए आसान होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग उपयोग करेंगे। मैंने देखा है जहां पे इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई है, इलेक्ट्रिक बस सेवा के कारण लोगों में उसकी एक नई डिमांड बनी है। हम वर्तमान में प्रदेश के 10 सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ किए हैं और इतनी डिमांड है उसकी, जहां जाओ हर व्यक्ति कहता साहब हमारे यहाँ भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए, हमारे यहाँ भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए। एक बहुत सकारात्मक भाव है और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर इस बात को कहूंगा, समय आ गया है बस स्टेशन अच्छे हों, सुरक्षित हों। हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की दर को भी हम और भी, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं परिवहन निगम को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन 100 बसेज को शुभारंभ होने पर अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। देखिए, एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाने का एक कार्यक्रम जिसके जरिए अब यूपी के 75 जिलों तक दिल्ली से पहुंचना आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हुए, बताते हुए नजर आ रहे थे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बसों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है और नई बसों की सौगात से यूपी के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि राजधानी से भारी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं 75 जिलों में यूपी के। तो ऐसे में अब यहां पहुंचना कंपैरेटिवली आसान होगा। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी के लोगों को अब कई एक्सप्रेस बसों को चलाया जाएगा, जिनकी रवानगी दिल्ली से सीधा यूपी के जिलों के लिए होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उस दुर्घटना का भी जिक्र किया, रेल हादसे का भी जिक्र किया और उन्होंने उस पर भी दुख जाहिर किया और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए, 93 नए बसों को हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई जाएगी और नई बसों की ये बड़ी सौगात से अब यूपी के 75 जिलों के लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। उनके लिए एक बड़ी सौगात इन 93 नई बसों के जरिए मिलेगी। सीएम ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर भी जिक्र किया, बहुत ही दुख जाहिर किया और निश्चित तौर पर इतने लोगों की जान का चले जाना, मुख्यमंत्री अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भी इस दुर्घटना पर नजर आ रहे थे और कहा कि बहुत तेज रफ्तार की वजह से अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों से अपील की कि वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें और तमाम तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बसों की डिमांड बहुत बढ़ रही है और ये जो नई बसों की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं यूपी की जनता को, इससे दिल्ली से यूपी तक का सफर अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। 93 नई बसों की शुरुआत होगी जिसके जरिए लोग अब बहुत आसानी के साथ बहुत कम समय में दिल्ली से राजधानी तक का सफर तय कर पाएंगे। तो नई बसों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया, बताया कि कितना बड़ा फायदा इससे यूपी के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, दरअसल 2 दिनों का वाराणसी दौरा है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन भी आपने सुना। नई बसों के जरिए अब यूपी के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 93 नई बसों की शुरुआत जिसके जरिए अब दिल्ली से यूपी तक का सफर हो जाएगा आसान।
मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे अब से कुछ देर में, आप देखेंगे। उससे पहले मंच की तस्वीरें आपने देखी और 7 साधारण बसें इसमें रहेंगी, 93 नई राजधानी एक्सप्रेस इसमें जोड़ी जाएगी और ये रोजाना देखिए चलेंगी। 16 शहरों से दिल्ली के बीच के लिए रवाना होंगी, रोजाना ये चलेंगी और इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।